ये हमारा नेक्स्ट अब स्टार्ट करना है चालकत्व। चालकत्व को अंग्रेजी में कंडक्टेंस भी बोलते हैं। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व बोलते हैं। ऐसे जी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे जी है, कोई कोई और भी अलग अलग तरीके से करता है, कभी कभी केमिस्ट्री में अलग तरीके से भी करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जी इक्वल टू 1/r, कुछ नहीं है, बस सब कुछ वही है। प्रतिरोध निकालो, उसी का उल्टा कर दो, 1/, प्रतिरोध निकल जाएगा, बस इसमें कुछ नहीं है। मात्रक जो होंगे, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो इसका ओम इनवर्स हो जाएगा। कई बारी ओम को ही स्पेलिंग उल्टा करके लिख देते हैं, जैसे OHM, इसी को उल्टा करके रख दोगे तो भी इसको मान लेते हैं, समझ गए। तो ये कभी कभी ये वाला मात्रक मिल सकता है, स्पेलिंग उल्टा करके रिवर्स ऑर्डर में रख दो, पहले एम फिर एच फिर ओ। बीमा तो वही रहेगी, जो आर की होती है उसी को रिवर्स कर दोगे तो बीमा निकल आएगी। अब जिसको नहीं निकालना आता वो रट लेगा। अब आर इक्वल टू V/I होता है, V/I करके निकाल लेना जब भी निकालना हो तो। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोधकता, ये ज्यादा पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है फिजिक्स के लेवल से, ठीक है। तो यूपी बोर्ड के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। ठीक, अब इसको विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दोनों शब्द आ सकते हैं। तो इसके लिए लिखा हुआ है क्या, नियत ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध, उसकी लंबाई, प्रतिरोध आर उसकी लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कई कई जगह पे यहाँ पे नियत ताप एवं दाब भी लिखेगा, ठीक है। तो दाब का इफेक्ट उतना पड़ता नहीं ठोस चालकों के लिए, ठीक है, कहीं कहीं मिल सकता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यूपी बोर्ड में तो इतने से चल जाएगा एकदम। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, बस कुछ नहीं, ये सब हाई स्कूल में पढ़ ही चुके हो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए हो जाएगा। एल के अनुक्रमानुपाती, ए के व्युत्क्रमानुपाती, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो रो आ जाएगा। कोई ना कोई इसमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। माइक बंद कर लो, बहुत ज्यादा आवाज बढ़ा रही। तो आर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल की जगह में कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे रो लगाते हैं, तो रो L/A हो जाएगा। रो एक समानुपाती नियतांक है, इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अगर विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा है, इतना लिख दोगे पूरा फुल नंबर मिलेगा। एक ही नंबर का पूछेगा, समझ गए। तो इतना लिख देना, अगर इतना भी नहीं आता तो इतना लिख देना, इतना लिख दोगे। अगर ज्यादा टाइम है तो नीचे वाला ये वाला लाइन भी लिख देते हैं। खैर चलो, इतना यहाँ तक तो लिखना इम्पोर्टेंट है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, बढ़िया लिखा है। अब इसमें नोट में डाल दिया पी का मान, नहीं रो का मान, चालक मान चालक नियत ताप पर चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा सेंटेंस नहीं बन पा रहा है। क्या होता है, रो का मान नियत ताप पर, कामा लगा दो, चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है। लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। पर ध्यान देना, ये सिर्फ किस पे करता है, सिर्फ चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। पदार्थ का मतलब हो गया, अगर तांबे का होगा या लोहे का होगा तो दोनों का अलग अलग होगा। तांबे का कितना भी बड़ा तार ले लो, कितना भी मोटा पतला तार ले लो, हमेशा रो सेम रहेगा, ठीक है। ये बात ध्यान देना। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, विशिष्ट प्रतिरोध की, अब यहाँ पे परिभाषा आ गई तो फार्मूले पे आ जाओ। फार्मूला क्या है, आर बराबर रो L/A। तो हमको रो की परिभाषा लिखनी है, तो रो को बाय साइड में कर लिया, बाकी सबको दाहिने साइड में कर लिया पक्षांतर करके, तो RA/L हो जाएगा। अब इसमें क्या करोगे, किसी एक को बचा लोगे दाहिने साइड में, एक राशि को, बाकी को 1 कर दोगे। तो यहाँ पे A को 1 कर दिया, L को 1 कर दिया और R को बचा लिया, तो रो इक्वल टू R हो गया। अब रो को R के पदों में परिभाषित कर देंगे। अब हम क्या आता है, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध संख्यात्मक रूप से उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो अगर कोई जिसका तार हो जिसकी लंबाई कितनी हो, 1 मीटर हो, ठीक है। अब ये तो थोड़ा सा ज्यादा फिगर अल्टर बन जाएगा, क्या। तो ये पहली बात तो ये जान लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हजारों बार पूछा गया, हर साल पूछा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा,
परिभाषा के लिए मैंने सारा चीज यहाँ तक बता दिया था। और ये वाला जो है कि कोई तार हो जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल अगर 1 मीटर स्क्वायर हो तो उसका जो प्रतिरोध होगा उसी को विशेष प्रतिरोध बोल देते हैं। ठीक है। रो का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू इनवर्स होगा। जैसे मात्रक निकालोगे तो मात्रक जो है इसका यहाँ से देख लो, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल होता है। तो यहाँ पे मीटर से ऊपर मीटर स्क्वायर नीचे मीटर, तो 1 मीटर बचेगा। इसको तो ओम हो तो ओम इंटू मीटर हो जाएगा, काम खत्म, रटने की जरूरत ही नहीं है। फार्मूले से मात्रक निकालो। अगर मात्रक तुम रटे तो समझो फिर तुम फिजिक्स का भी फिजिक्स सीख तो जाओगे, लेकिन कितना रटोगे, भूल जाएगा। एक तरफ से याद करोगे एक तरफ से भूलेगा, तो प्रैक्टिकल बात भी तो कुछ होती है। इसके बाद रो के लिए बीमा लिखोगे तो आर की बीमा अगर याद है तो एल बाई ए की बीमा लिख दोगे। एल का क्या, एल की बीमा यहाँ पे एल स्क्वायर होगी। ठीक है। और सब कुछ जो आर की आर आर में एक पावर माइनस 2 है तो यहाँ बाकी सब कुछ यहाँ पे एल का स्क्वायर, यहाँ एल क्यूब। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है। ये वाला एल स्क्वायर है, ये एल है तो एक एल बचेगा, एल क्यूब हो जाएगा, काम खत्म। प्रतिरोध की बीमा निकालना हमेशा सीखो वी अपान आई से। वी की वैल्यू करना हमेशा डब्ल्यू अपान क्यू, वहीं से आ जाएगा। ठीक। अब है चालकता, विशिष्ट चालकता। चालक जैसे प्रतिरोध था तो प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध था, इस प्रकार चालकता का इसी को विशिष्ट चालकत्व भी बोलते हैं। ठीक है। तो इधर में एक होता है चालकता, इधर क्या था, एक और टर्म था चालकत्व। चालकत्व और चालकता में अंतर होता है। ये चालकत्व है, क्या है, चालकत्व। जैसे प्रतिरोध होता है उसी का उल्टा चालकत्व होता है। इसको चाहो तो एक टेबल बना लेना, नहीं भूलोगे। चालकता, चालकता तुमको केमिस्ट्री में पूछेगा, फिजिक्स में बहुत कम पूछेगा। ठीक है। इसके लिए निश्चिंत रहो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं टिक कर लिखे दे रहा हूँ। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, या कभी कभी विशिष्ट चालकत्व भी कहेंगे इसे। ठीक है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपान रो। मात्रक वही हो जाएगा जो इसका मात्रक है, उसी में 1 अपान में ओम इंटू मीटर कर दो, या ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स कर दो। बीमा जो इसकी होगी उसी को उल्टा कर दो, ये हो जाएगी 1 अपान में। अब ये सब ज्यादा मैटर नहीं करता उतना, चीजें जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। प्रतिरोध की परिभाषा और विशिष्ट चालकता की परिभाषा, यही दोनों आनी चाहिए। सर विशिष्ट प्रतिरोध की। ठीक है। विशिष्ट चालकता केमिस्ट्री में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ पे फिजिक्स में उतना कोई नहीं पूछता। ओम के नियम का वैकल्पिक रूप। ओम के नियम का ये वाला जो रूप है ना, ये वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुमको काम देगा। यूपी बोर्ड में तो वही वाला जो पहले ओम का नियम कराया था वही चलेगा, आर इक्वल टू बी अपान आई। ठीक है। माना किसी लंबाई एल तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ए के तार के सिरों के बीच का विभवांतर भी लगाने पर तार में उत्पन्न धारा आई है। तार के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे है। सबके बारे में लिखना पड़ता है कि कौन क्या है। तो जब तुम लोग शुरू के 2 4 10 को रट लोगे ना, तो बाद में एक तुमको एक सेट लैंग्वेज पता चल जाएगी, फिर सबका लिख लोगे, एक आइडिया मिल जाएगा, फिर बना के भी लिख लोगे। तो शुरू के कम से कम 8 10 को रट लो। समझ गए? मैं तुमको सलाह दे रहा हूँ एज ए। तो शुरू में 2 4 का रट लो, उसके बाद फिर इनको लिखने की तुमको प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात ये बता दे रहा हूँ, यहाँ पे इन केस अगर तुम थोड़ा सा इधर उधर भी लिख दोगे, कुछ भी नंबर नहीं कटेगा। नंबर कटेगा यहाँ से, जहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। वी इक्वल टू एल वन, जब हमारा विभवांतर वी है तार के सिरों का और लंबाई एल है, तो वैद्युत क्षेत्र बराबर वी बाई एल हो जाएगा। यहाँ से वी इक्वल टू ई एल हो जाएगा, ई इंटू एल। ठीक है। इसके बाद अब जे बराबर आई अपान ए होता ही है, हमको पता ही था पहले से। इसमें फिगर नहीं बनाया, फिगर बना देना चाहिए था। कहो तो मैं बना दूं, यहाँ पे जगह है। ये वैद्युत क्षेत्र, ये तार हो गया, इसको नाम देना हो ए दे दो, इसको बी दे दो, तार ए बी हो गया। उसमें इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा वी, और लंबाई एल है ही है, तो वी बाई एल इक्वल टू ई होता ही है, याद रखना नहीं सर। अब है
जे इक्वल टू आई अपान ए भी होगा, इसमें जो धारा बहेगी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मैं ये वाला एक क्रॉस सेक्शन, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो जाएगा। इसमें धारा मान लो कितनी बह रही है, प्लस से माइनस की ओर धारा बहती है, तो धारा मान लो इसमें बह रही है तुम्हारी आई, आई यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जे जो उत्पन्न होगा आई अपान ए हो जाएगा, काम खत्म। आई इक्वल टू जे अपान ए, अब जे आई को एक तरफ कर लिया, जे इंटू ए हो जाएगा ये। अब यदि तार का प्रतिरोध आर है तो वी अपान आई इक्वल टू आर भी लिख सकते हैं, अगर प्रतिरोध आर है तो, ठीक है, तो लिखने पड़ेगा, तो स्टेप्स होते हैं। वी इक्वल टू आई आर यहाँ से पता चल जाएगा। यदि तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो हो तो क्या लिख रहा है, आर इक्वल टू रो एल अपान में ए, ठीक है। अगर इनकेस यहाँ पे लिखना भूल गए तो क्या करो, बाद में लिख दो, जहाँ रो तार का पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, यहाँ पे जहाँ लिख के, समझे, वैसा भी कर सकते हो। कई बार लिखते लिखते भूल भी जाता है डेरिवेशन में, अब बाद में याद आता है अरे यार ये तो हम इसको यहाँ पे लिखे नहीं, तो बाद में यहाँ पे इस साइड में लिख दो, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो ना सारणी वगैरह, तो दाहिने साइड में लिखते हो, वो जो स्टेप तुम लोग करते हो, तो सॉल्व किया कि नहीं किया। फिर यहाँ पे समीकरण 3 तथा 4 से v इक्वल टू 3 कौन है, समीकरण ये 3 हो गया, 4 हो गया, v इक्वल टू आई की जगह में आई रहने दो, r की वैल्यू उठा के पुट कर दो ये वाली, तो क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए। अब समीकरण 1 तथा 2 से क्रमशः, एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखो सब सारी चीज मैथमेटिकल है। यहाँ पे क्या है, v इक्वल टू रो एल पाने, अब क्या है समीकरण एक तथा 2 से, समीकरण 1 में हमारा था वी ई एल, v इक्वल टू, और 2 में क्या है ये लिखा ही है, j इक्वल टू आई इक्वल टू जे ए, तो जे ए और ई एल, v की जगह में क्या लिख दिया ई एल, और i की जगह में जे ए, यहाँ पे तो रो एल अपान में है ये, तो रो ए से ए कट गया, इधर वाले एल से इधर ये कट गया, तो ई इक्वल टू रो जे आ गया। तो ये भी है, और भी तरीके हैं इसको डिराइव करने के, सब बहुत तरीके होते हैं। तो यहाँ पे तार के पदार्थ की चालकता, कोई दूसरा भी तरीका हो तो दूसरा तरीका भी सीख लेना है। तो तार के पदार्थ की चालकता सिग्मा हो तो, सिग्मा किसको बोलते हैं, 1/रो को, तो यहाँ पे रो इक्वल टू 1 ये अगर तो यहाँ पे 2 बार लिख गया है, खैर चलो ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू 1/रो बोले या रो इक्वल टू 1/सिग्मा बोले, बात एक ही है। कहने का मतलब ये है जहाँ पे रो लिखा है वहाँ पे 1/सिग्मा पुट कर देंगे, तो जे तो पहले से है, यहाँ पे 1/सिग्मा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली अगर तुम लाइन नहीं भी लिखते, केवल इतना लिखते, तब भी इतना बना लेते कि चलो समझने के लिए लिख दिया, ये सिग्मा रो जे है, ठीक है, तो जे बाई सिग्मा, यहाँ से और आगे सॉल्व करोगे तो जे इक्वल टू सिग्मा ही हो जाएगा, समझ गए। अब एक बार मैं ये सब टेस्ट दे रहा था, ये चीज़ पूछी गई थी, क्योंकि तो ये चीज़ पहले यूपी बोर्ड में थी ही नहीं, समझ गए, अब आ गई एनसीईआरटी में, तो पहले से ही थी, है बहुत आसान, जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है वेक्टर फॉर्म में, ये बिना वेक्टर के है। तो ये एक बार कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है ये जेई मेन में, ठीक है, सिर्फ फार्मूला पूछ देता है, फार्मूला बेस आंसर क्वेश्चन पूछ देता है, समझे। तो ये वाला फार्मूला कॉम्पिटिटिव पर्पस से याद रख सकते हो। तो कॉम्पिटिटिव पर्पस से अगर मैं लिखूँगा तो मैं इसे अब शॉर्ट में लिख देता हूँ, CMP का मतलब होगा कॉम्पिटिटिव पर्पस, उस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यूपी बोर्ड के हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, अगर पूछेगा भाई तो ऑब्जेक्ट बहुविकल्पी में पूछ सकता है, ठीक है। इसको डेरिवेशन तो पूछा ही नहीं अभी तक, अगर कोई पूछा होगा तो देखेंगे, अनसॉल्व करेंगे, तो अभी तक मैंने जितने अनसॉल्व किए उसमें नहीं पूछा है। अब आ गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, ये क्या आ गया, दिए थे दूसरे, ये एक पीछे भी विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा हम दिए थे, रो एल बाई ए से, आर इक्वल टू, ये दूसरे सूत्र से है, तो दोनों में से कोई एक याद रखना, दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली बहुत कम यूपी बोर्ड में लोग बच्चे लिखते हैं, लेकिन जानना तो जान लो। तो इसकी विशिष्ट रो इक्वल टू ई बाई जे होता है, तो इससे भी क्या करोगे, किसी एक को 1 कर दो, जे को 1 कर दो, तो सिग्मा के बराबर रो के बराबर ई आ जाएगा। किसी चालक के पदार्थ का विशेष प्रतिरोध
रो चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा उस बिंदु पर तथा धारा घनत्व के अनुपात के बराबर, कभी कभी अनुपात के रूप में ही डिफाइन कर देते हैं। देखो यहाँ पे अनुपात में, इसको अगर तुम उस तरीके से भी लिखना चाहते कि चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है यदि उस बिंदु पर धारा घनत्व 1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो, या उस बिंदु पर धारा घनत्व एकांक हो, ऐसा भी लिख दोगे वो भी चलेगा। जो पुराना तरीका बताया था मैंने, जे को 1 कर दो, सिग्मा को ई के बराबर कर दो, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत बुक जब पढ़ोगे, बहुत, अब तुम लोग के पास इतना टाइम तो है नहीं कि 10 बुक पढ़ोगे, तो वो मैं सबका निष्कर्ष बता रहा हूँ। तो ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पीछे तुम तैयार कर ही चुके हो, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है और लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। ठीक है, 6 नंबर के सवाल, 5 नंबर के जो सवाल आते हैं उनमें ये पूछा जाता है, तो इसको तो रट के रखना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, डाल लो इसको। ठीक है, अभी बता देता हूँ, 2-4 बार लिखोगे तो लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो वो तो कर ही लोगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात। माना किसी धात्विक चालक में n इलेक्ट्रॉन है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। जब चालक के भीतर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है तो सभी इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक मतलब रैंडम गति करते हैं। जैसे मेला में आदमी घूमता है, किसी का कोई भरोसा नहीं कौन किधर घूम रहा है, ऊपर से कैमरा से अगर देखोगे, उड़ने वाला जो कैमरा होता है, तो उसी तरीके से जैसे मेला में आदमी इधर उधर भागता है, वैसे इलेक्ट्रॉन भागता है। सभी इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, जिससे सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए औसत वेग 0 होता है। अतः किसी भी दिशा में अपवाह वेग BD = 0 होगा। अच्छा, इसके पीछे अनुगमन वेग की परिभाषा लिखा चुके हैं, इसमें भले इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग लिखा है, ये अनुगमन वेग की गणना की गई है। पीछे जो हमने पढ़ाया था वो अनुगमन वेग की सिर्फ परिभाषा थी। ठीक है, अब ये गणना है, तो यहाँ पे अनुगमन वेग के लिए व्यंजक यहाँ पे लिखना हो, ब्रैकेट में लिख दो व्यंजक, अनुगमन वेग के व्यंजक का निगमन, ये निगमन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये निगमन है, तो निगमन करा रहे हैं हम। चलो ठीक है, टी माना T = 0 पर जान लो हमने अपना टाइम स्टार्ट कर दिया, स्टॉप वॉच होती है, मोबाइल में सबके स्टॉप वॉच होगी, पर चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र E स्थापित किया जाता है। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल F = QE लगेगा। अब चूँकि Q की जगह में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश E आ जाएगा, लगता है स्मॉल e। अतः प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, बल बटे द्रव्यमान, तो बल हो जाएगा स्मॉल E E/में स्मॉल m, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्य। अब चूँकि यहाँ पे हमने डायरेक्ट m लिख दिया है, तो इसके बारे में बताया नहीं, तो यहाँ पे बताएंगे कि जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और -e इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्योंकि यहाँ पे देखो E की जो वैल्यू होती है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है, तो यहाँ पे E डायरेक्ट इतना लिख दोगे तो इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं कहलाएगा, इसमें माइनस चिन्ह लगा दोगे, माइनस चिन्ह पहले से लगा दिया, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हालांकि मैंने ऐसे बता दिया है, इसको डेरिवेशन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो लिखा था पहले से उतना ही लिखने की। माना विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के T समय बाद आई वे इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल चुका हूँ मैं। आई वे इलेक्ट्रॉन ये कब है, जब I = 1 2 3, इलेक्ट्रॉन का वेग भी आई है। समय T = 0 से समय T = T के बीच इलेक्ट्रॉन धनानों से टकराता रहता है, त्वरित वेग का प्रभाव समाप्त होता रहता है। माना अंतिम संघट्ट के समय T = T तक इसने Ti समय व्यतीत, अंतिम संघट्ट से समय T = T तक इसने Ti समय व्यतीत किया, तो समय T = T पर इलेक्ट्रॉन का वेग क्या, इलेक्ट्रॉन का वेग। अब यहाँ पे देखो अंतिम संघट्ट, जैसे इसने T = 0
10 बजे स्टार्ट किया तुमने प्रैक्टिकल, अब क्या किया 10 बज के 19 सेकेंड 20 सेकेंड में तुम चेक कर रहे हो, मान लो इसकी अंतिम टक्कर हुई 19वें सेकेंड में, तो 19 सेकेंड के बाद और 20वें सेकेंड हम क्या कर रहे हैं 10 बज के 20 सेकेंड में टी मान रहे हैं, ठीक है। तो 19 सेकेंड के बाद जो टाइम बचेगा, कितना बचा है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड टी आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अंतिम संघट के बाद से समय t इक्वल टू 0 तक, समझे इस बात को, समझना इस बात को बहुत स्टूडेंट नहीं पकड़ पाता। तो अंतिम संघट जो किया होगा उससे और 20 सेकेंड जो घड़ी का हमारा 20 सेकेंड बजाएगा उस समय तक जो भी टाइम मिलेगा उसको चलने के लिए वो टी आई होगा। तो टी समय तक व्यतीत किया, तो समय टी इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रॉन का सॉरी टी इक्वल टू टी पर समय का वेग क्या, तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, वी आई इक्वल टू होता है वी कैपिटल, ये क्या है कैपिटल वी जो है ये कुल वेग है, ठीक है। ये किसका वेग है, एक तो ऊष्मीय वेग प्लस त्वरण की वजह से वेग, वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने की वजह से वेग, तो ऊष्मीय वेग तो इसका क्या हो जाएगा स्मॉल वी आई, ये कैपिटल वी है स्मॉल वी आई है, प्लस में माइनस का ये वाला बल कहाँ निकाला था ये वाला, ये हो गया त्वरण, और उसमें समय का गुणा कर दोगे v बराबर u प्लस ए टी से, तो ये हो गया v, ये हो गया u, ये हो गया a, ये हो गया t, सॉल्व कर लोगे। अब इसमें क्या हो गया सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए औसत लेने पर, जब औसत लोगे तो 1/n, यहाँ पे सिग्मा लगा दो, इसमें भी सिग्मा लगा के 1/n कर दो, इसमें पूरे में कर दिया हमने, ठीक है। बाद में अंदर ले जाएंगे सिग्मा, तो यहाँ से फिर क्या हो गया, हम इसको तो इतना ही रहने दिए, इसमें अंदर ले गए, इसमें भी सिग्मा अप्लाई होगा, इसमें भी अप्लाई होगा, जैसे तुम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो। अभी इंटीग्रेशन तुम लोगों को सीख लोगे जो ना पूरी मैथ, तो बहुत अच्छा लगेगा, जल्दी फटाफट लगा लो मैथ वगैरह। इसको तो क्या बोलेंगे, इसको वी डी बोल देंगे इस पूरे टर्म को, ठीक है। अच्छा यहाँ तक बता दिया, तो इस वाले पद को हम क्या बोल देंगे वी डी, इस वाले पद को क्या बोल देंगे, ये तो जीरो ही हो जाएगा, ये वाला पद बचेगा, इसको टाउ बोलते हैं श्रांतिकाल, औसत श्रांतिकाल, तो बस लिख देंगे, जैसे इनको इनके जगह पे लिख दिया। अब यहाँ पे वी डी क्या है अनुगमन वेग है, टाउ क्या है औसत श्रांतिकाल है, तो यहाँ पे वी डी इज इक्वल टू 0 माइनस ई कैपिटल ई अपान एम इंटू टाउ, वी डी इज इक्वल टू ई टाइम्स में स्मॉल ई कैपिटल ई अपान एम इंटू टाउ हो गया। आंकिक रूप से लिखोगे तो ये आ जाएगा, ये वेक्टर रूप में है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाना पड़ा है, ठीक। तो ये वाला डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है, हर साल पूछा जाता है, 7 सेट होते हैं, किसी न किसी सेट में ये डला रहता है। और ये वाला फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और यहाँ भी। ताप बढ़ाने पर टी का मान बढ़ता है तो अनुगमन वेग घटता है, देख लो, ताप बढ़ाओगे तो टाउ का मान घटता है, इसलिए अनुगमन वेग का वेग भी घटेगा। जब अनुगमन वेग घटेगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं इधर से उधर जा पाएंगे, इसी वजह से तो प्रतिरोध बढ़ जाता है फिर। अब इसमें क्या है, ये इसको तो बस इधर ध्यान रख लो, ये बुक में गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना इस बात को, सब बुक में नहीं लिखा है, जो धीरेन्द्र के यहाँ चलती है उसमें थोड़ा गड़बड़ लिखा है। गतिशीलता, एकांक विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त इलेक्ट्रॉन को प्राप्त अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉन है ये, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त अपवाह वेग को अनुगमन मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव पर्पज से तो ठीक है, लेकिन ये यूपी बोर्ड में बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, कंपटीशन के लिए तो ठीक है, लेकिन यूपी बोर्ड में ये नहीं पूछा जाता, ठीक है। कंपटीशन वालों को अभी कोई भी किसी को छूने की ज़रूरत नहीं है, इनको नहीं पढ़ना वरना, पहले यूपी बोर्ड का अच्छे से तैयार कर लो, उसके बाद ये कंपटीशन वाला पढ़ना, ठीक है, दोनों के साथ मत पढ़ लेना। तो एकांक विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन को प्राप्त अपवाह वेग मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता
कहलाता है। ये सेंटेंस उतना सटीक नहीं बना है, सेंटेंस बन रहा है। एकांक विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन को प्राप्त अपवाह वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो गया, किसकी बात कर रहा है, एकांक विद्युत क्षेत्र। तो जैसे तुम्हारा देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, ई को 1 बन, तो अभी हमारा जो है, जो ये हमारा ये ये अपवाह वेग है, अपवाह वेग ये वी डी अपवाह वेग का जब विद्युत क्षेत्र ई है। तो एकांक मतलब वैद्युत एक, जब वैद्युत क्षेत्र ई है तब तो इसका अपवाह वेग कितना है, तो 1 यूनिट वैद्युत क्षेत्र होगा तब कितना अपवाह वेग होगा या अनुगमन वेग होगा। तो इस पूरे में हमको ई का भाग दे देंगे, तो म्यू इक्वल टू वी डी में ई का भाग दे दिए। वी डी क्या है, ये तो तब का है जब वैद्युत क्षेत्र ई था, तो 1 होगा, 1 यूनिट होगा तो वैद्युत क्षेत्र का भाग दे दो, तो एक वैद्युत एकांक वैद्युत क्षेत्र में निकल आएगा, या 1 यूनिट वैद्युत क्षेत्र में, तो यही ई से ई कट जाएगा, ई टाउ बाई एम बच जाएगा। ये जो है सवाल गतिशीलता का सवाल कभी कभी उसमें भी पूछता है, एक एक नंबर में। यूपी बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है कब के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए, ठीक है। यूपी बोर्ड में बहुत कम पूछा जाता है, यह ध्यान रखना, ठीक है। मात्रक वगैरह में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टाउ क्या है, समय का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन आवेश है, और ये द्रव्यमान केजी है, काम ख़त्म। तो यहाँ पे अगर मात्रक निकालना है तो इसने जो मात्रक निकालना है, वी डी क्या होता है वेग, तो मीटर पर सेकेंड, ई क्या होता है वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर का तो ये मीटर का तो एम हो जाएगा, वोल्ट का डब्ल्यू बाई क्यू होता है, ठीक है। वोल्ट भी लिख सकते हो, वोल्ट इंटू, इसमें वोल्ट, अच्छा मीटर का स्क्वायर तो ऊपर चल गया, वोल्ट इंटू सेकेंड हो गया, ठीक है। ये वाला मीटर ऊपर चला गया, सेकेंड नीचे आ गया, तो वोल्ट इंटू सेकेंड हो गया। तो इस तरीके कर ले। बीमा क्या है, बीमा भी निकाल लोगे, बीमा कोई बहुत बड़ा टफ काम है नहीं। तो यहाँ पे अगर करोगे तो इसका तो हो जाएगा एल टी -1, और फिर या यहीं से देख लो, एल स्क्वायर हो जाएगा, वोल्टेज का हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2/80, और सेकेंड का तो टी होता ही है, तो सेकेंड का ये वाला यहाँ पे लिख दिया, -1 में सॉल्व कर लोगे, इतना आ जाएगा। बीमा वगैरह फार्मूले से निकालना सीख लो, ठीक है। अब बचा अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो गए, ये यूपी बोर्ड के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, ध्यान दियो बात को। इसको तो रट ही लेना, अभी से रट लो, काम देगा। जब कभी भी सवाल करोगे क्वेश्चन पेपर अनसॉल्व, तो एक तो क्वेश्चन ये 100% डला रहता है हर साल। तो यहाँ पे क्या है, अनुप्रस्थ माना अनुप्रस्थ परिच्छेद ए वाले धातु के तार के भीतर वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित किया गया है। कोई धातु का तार है, इसमें वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित कर दिया गया है। इधर निम्न विभव है, इधर उच्च विभव है। अगर तुमको इसको बनाना हो तो ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बैटरी बना दो, इधर उच्च निम्न विभव कर दो, इधर उच्च विभव कर दो, ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्थापित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपवाह वेग, यहाँ पे क्या है, ये छूट गया था, तो अपवाह वेग वी डी से गति करते हैं। यहाँ पे वेग है, जब वहाँ पे ऑलरेडी वेग लिख गया है तो इस वेग को हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपवाह वेग वी डी से गति करने लगते हैं यदि चालक के परिच्छेद से होकर टी सेकंड में गुजरने वाला आवेश क्यू हो, तो प्रवाही धारा आई इक्वल टू क्यू बाई टी होगा। किसी भी परिच्छेद से अगर टी सेकंड में क्यू आवेश गुजरे तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाएगा। फिर माना, फिर कहता है माना चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। अब स्मॉल एन मान लिया तो स्मॉल एन से काम करेंगे, अगर कैपिटल एन मान लोगे तो फिर हर जगह कैपिटल एन लिखना पड़ेगा। चालक के परिच्छेद ए से होकर टी सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वी डी इंटू टी लंबाई तथा ए परिच्छेद के बेलन के आयतन, इनका आयतन क्या होगा, वी डी इंटू टी, इतनी लंबाई तक वो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा आगे। जैसे ये वाला देखो, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ से एक टी सेकंड में
पार करने वाले इस वाले क्रॉस सेक्शन में टी सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर गए, अगर उसकी बात करूँ मैं तो क्या होगा यहाँ पे कि अभी अभी कोई इलेक्ट्रॉन जो यहाँ था टी सेकंड, मान लो यहाँ पे टी सेकंड पहले यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ से चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे टी सेकंड पहले यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहा होगा, ठीक है, या अभी टी इक्वल टू 0 पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा तो टी सेकंड बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा, या ये भी बोल सकते हो टी सेकंड पहले जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो टी सेकंड में यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो इसके अंदर टी सेकंड में इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसको ऑलरेडी पार कर चुके होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना पार कर गए इसको, वी डी इंटू टी, क्योंकि वी डी टी सेकेंड पहले जो इलेक्ट्रॉन है इसके पीछे कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, वी डी जितनी इसका चाल है बूढ़े समय उतनी देर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ के पीछे वाला इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ तक पा जाएगा या इस पॉइंट तक आ जाएगा। इसीलिए हमने बोला था कि वी डी इंटू टी, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा टी सेकेंड में, तो बीच के सारे अपने आप ही बाहर पार कर जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, वी डी इंटू टी। इसका आयतन निकाल लेंगे, पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, आयतन बन गया। अब हमें इतना आयतन, इतने आयतन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे पार कर जाएंगे उस क्रॉस सेक्शन को, परिच्छेद को। अब हमारा यहाँ पे बता टी सेकेंड में परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या वी डी टी इंटू एन है, कोई बात नहीं। अब टी सेकेंड में परिच्छेद से गुजरने वाला आवेश कितना होगा, यह आवेश है लिखा हुआ, ठीक है। आवेश क्यू, क्यू क्या होगा, जितना भी ये अब इलेक्ट्रॉनों की, हाँ यहाँ पे देखो ये इतने, इसमें क्या हो गया, इतने एरिया में इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी आयतन में, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब निकालेंगे, हम पहले ही मान चुके हैं। देखो इसमें थोड़े से चीज़ों को समझना, इस पूरे आयतन में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे इस क्रॉस सेक्शन से टी सेकेंड में गुजर जाएंगे, पार कर जाएंगे। तो ये आयतन जितना है जो उस आयतन को हम ज्ञात हो गया ये वाला। अब पहले ही हम ये मान चुके हैं कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन, अर्थात 1 घन मीटर में कह लो, एक घन मीटर में या 1 यूनिट आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एन। तो इतने एरिया में कितने, इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस आयतन का गुणा कर देंगे तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आएगी इस आयतन में जितने हैं। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आएगी तो फिर आवेश के लिए चूँकि ये इलेक्ट्रॉन है तो एक आवेश का गुणा कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का, तो उतना टोटल आवेश निकल आएगा। जो टोटल आवेश हमें निकल गया तो समीकरण 1 से हमने पहले ही मान रखा है कि धारा बराबर में क्यू अपान टी, तो टोटल आवेश बटे समय, तो समय से टी से टी कट जाएगा तो आई बराबर ए एन ई वी डी आ जाएगा। मैं तो इस तरीके से याद किया था, कुछ लोग एन ए वी डी इंटू ई ऐसे याद, तो इसको याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये यूपी बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला। अब वैसे ये पूरा डेरिवेशन ही इम्पोर्टेंट है, इसको रट लेना, इसको तो 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।